साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ सोमवंशी। इस वक्त आप मेरे साथ मठाधीश.com पर हैं। आज हम केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ एक्ट में जो संशोधन की बात है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना एन सिंह जी हैं। रीना एन सिंह जी को हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जहां पर वक्फ बोर्ड कई संपत्तियों पर अपना दावा कर रहा है और उन संपत्तियों को लेकर के रीना एन सिंह जी ने कई बार अदालत के समक्ष और मीडिया के समक्ष ये बात उठाया कि वक्फ पहले किसी संपत्ति पर अतिक्रमण करता है और उसके बाद एक समय के बाद वो उस संपत्ति को अपना बताने लगता है। मैडम, ये जो संशोधन बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया और बाद में उसको जेपीसी में भेज दिया गया, एक अधिवक्ता के तौर पर इस एक्ट में संशोधन को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है और जो इलेक्टेड सरकार है उसको ये पूरा हक है और अधिकार है कि वो कभी भी बिल लाए और यथासंभव जब भी सरकार को लगे तो उसमें संशोधन करे, अमेंडमेंट करे। और अब जैसे कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो अभी आया है 2024 का जो बिल है, अगर इसमें कोई भी ऐसा किसी भी मुद्दे, किसी भी राजनीतिक दल को लगता है, किसी भी वर्ग विशेष को लगता है और ये जो बिल जैसे पेश हुआ और हालांकि वो अभी जेपीसी के सामने चला गया है, तो सबसे पहले तो ये है कि हमें इसे किसी भी धर्म को से लेकर धर्म को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसे हमें देश हित में, देश की सुरक्षा के लिए देखना चाहिए। और हालांकि जो वक्फ है वो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समाज से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और आज की डेट में जो वक्फ बोर्ड है वो देश में सबसे बड़ी, अगर हम ये कहें कि देशी भाषा में, कि सबसे बड़ा जमींदार है, कि जो देश में सबसे बड़ी जो जमीनें हैं वो आज के समय में सबसे ज्यादा लैंड चंक का जो मालिकाना हक है वो वक्फ बोर्ड के पास है। देखिए, जी। जब हमारा आजाद हुआ तो जमींदारी सिस्टम आया। जो जमींदार जो थे, राजा महाराजा थे, उनको उनकी जितनी भी स्टेट थी, स्टेट सबसे ज्यादा क्या, जमीन, वो जमीनें ले ली गई। और अगर हम आज के वक्फ बोर्ड की एसेट्स को देखते हैं तो बहुत से ऐसे दुनिया के देश हैं जिनसे ज्यादा जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और एक इलेक्टेड सरकार को ये पूरा हक है कि वो जब भी उसे लगे कि वो किसी भी कानून में संशोधन करे और देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो भी कदम सरकार उठाए उसमें सभी पार्टियों को, चाहे वो पक्ष की है विपक्ष की है, उसमें सहयोग करना चाहिए। मैडम, आपका एक बयान मीडिया में मई में वायरल हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक जैन की अदालत में आप शाही ईदगाह के खिलाफ हिंदुओं का पक्ष रख रही थी और उस समय आपने कहा था कि वक्फ बोर्ड की प्रकृति रही है कि वह पहले किसी भी जमीन के नेचर को चेंज करता है, उसके बाद उस पर कब्जा करता है और एक निश्चित समय के बाद उस जमीन को अपना बताने लगता है। जी, इस पूरी प्रक्रिया को बताइए, जो तीनों स्टेप हैं, इसको थोड़ा सा हमारे व्यूअर को अगर आप समझाएंगी तो बढ़िया रहेगा। देखिए, अगर हम इस्लामिक लॉज के हिसाब से समझते हैं तो जो वक्फ का मतलब होता है वो होता है दान देना, दान में दी हुई चीज। जी। और उसको लेकर के एक एक्ट बना, हालांकि वो कांग्रेस इस कानून की जननी थी, एक मुस्लिम वोट बैंक को प्लीज करने के लिए। हालांकि कभी भी किसी भी सरकार ने हिंदुओं की जमीनों को संरक्षण देने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए कभी कोई ऐसा कानून नहीं आया। और फिर धीरे धीरे जब से वक्फ बोर्ड बना आजादी के बिल्कुल बाद, और फिर उसके बाद 1995 में इसको इतनी ज्यादा अनलिमिटेड पावर दे दी कि अगर आपकी कोई जमीन है, आपके पास उसकी रजिस्ट्री है और वक्फ बोर्ड कल को उसको जाकर के ओरली बिना किसी कागज पत्र के वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर के रजिस्टर करा देता है, तो किसी भी आम आदमी को ये हक नहीं है कि वो सिविल कोर्ट में जा सके। और अगर वो जाता भी है, उस चीज पे फाइट करता भी है, तो कानून गैर इस्लामिक भूमि को लेकर के इतना कमजोर था कि आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना होगा,
जिसके सभी मेंबर हैं वो मुस्लिम समाज से हैं, उसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं। तो ये एक तरीके से एक ऐसी चीज थी कि किसी भी जमीन को पे कब्जा करने का एक तंत्र था। यही हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि में के जब 7/11 की एप्लीकेशन पे बहस हो रही थी, यही हमने तथ्य रखे, क्योंकि शाही ईदगाह ने ये कहा कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो एक विवादित स्थल है, जहां पे हमारे भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है, उस पे जो शाही ईदगाह बना हुआ है, तो शाही ईदगाह कमेटी, शाही ईदगाह ने ये कहा कि ये वक्फ की भूमि है। उसके जवाब में हमने कहा कि आप कागज दिखाइए, आप पेपर दिखाइए, किसने दिया, कौन इसका मालिक था, कौन मुस्लिम इसका मालिक था जिसने इस जमीन को दान दिया और ये वक्फ की प्रॉपर्टी बन गई। तो एक तरीके से ये सबसे बड़ा टूल है। पिछले कुछ साल पहले ताजमहल को लेकर के भी, एएसआई और ताजमहल को लेकर के भी एक विवाद हुआ कि जिसमें एएसआई ने वक्फ बोर्ड के ऊपर केस किया, वक्फ ने उसको भी अपनी, ताजमहल को भी अपनी संपत्ति बताया, हालांकि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की बिल्डिंग में आती है, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया। वहां पे जाकर के भी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड से ये तथ्य मांगे और डॉक्यूमेंट मांगे कि आप बताइए। तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा जमीन पे कब्जा करने का तंत्र है कि जो सिर्फ मौखिक एक वर्बली बात पे ही जो है, जो वो वहां पे रजिस्ट्रेशन वक्फ ट्रिब्यूनल में कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है। हालांकि अब मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि हरियाणा में नूह और मेवात करके है, जहां पे कुछ साल पहले, अभी पिछले साल दंगे हुए थे और वो बहुत ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान गई थी उसमें। तो वहां पे कुछ हिंदू परिवारों का आरोप है, देखिए मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करती, वहां पे इन हिंदू परिवारों का आरोप है कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं, पोजेशन उनके पास है, उनकी दादालाई जमीन है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके पूर्वजों का नाम है, वो जमीनें भी वक्फ बोर्ड के पास वक्फ ट्रिब्यूनल में रजिस्टर है, जिसको लेकर के अगर वो कहीं पे आपत्ति भी करते हैं तो उनके पास सिविल कोर्ट में जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वक्फ ने उसको अपनी संपत्ति घोषित कर ली है। तो एक तरह से अगर हम ये कहें कि अगर वक्फ बोर्ड जो है वो एक लैंड जिहाद का हिस्सा है, तो और ये जो कब्जा करने का तंत्र है, अगर जल्दी इसके ऊपर नकेल नहीं कसी गई और सरकार ने कुछ समय के बाद इसमें जल्दी संशोधन नहीं लाए, तो ये बहुत बड़ा देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो अगर हम देखिए, हम इसमें डायरेक्ट यही कह सकते हैं कि एक देश की सुरक्षा पे ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा इससे। मैडम, एक तथ्य ये है कि यदि किसी भी लैंड पर कोई विवाद है और वक्फ बोर्ड उसके ऊपर अपना दावा कर रहा है और एक कोई प्राइवेट पर्सन है वो अपना दावा कर रहा है, तो इस विवाद का हल वक्फ ट्रिब्यूनल में होगा। और यह बात कहां तक सही है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के सारे जो जजेस होते हैं वो एक विशेष धर्म के होते हैं। जी, देखिए ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और जो वक्फ एक्ट 1995 है उसके अंदर ये सारे प्रोविजंस मेंशन है। जो ये एक्ट है ये हर जगह अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, बुक स्टोर्स में अवेलेबल है, और ये इसमें देखिए ये कानून बनाया ही इसीलिए गया कि कैसे जो भूमि है, भूमि पे कब्जा किया जा सके, और फिर उसके बाद आप जाकर के आपकी कहीं पे कोई पूछनी होगी। सिविल वक्फ जो वक्फ एक्ट 1995 है उसके प्रोविजन सीधा कहते हैं कि भाई ये सिविल कोर्ट में आप इसका मुकदमा नहीं दायर कर सकते। हालांकि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं, पर इंटरप्रिटेशन को लेकर के जहां पे बात आती है तो वहां पे एक जो आम आदमी है वो बहुत कमजोर पड़ जाता है, और जो उनका बोर्ड है और जो बेंच है, या फिर हम एक ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी, हम उसको एग्जैक्टली बेंच कह करके तो नहीं एड्रेस करेंगे, वो जो अथॉरिटी है उसमें कोई भी गैर इस्लामिक सदस्य नहीं है। तो ये एक अपने आप में ही, जिस तरह से अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये संविधान का हिस्सा नहीं होकर के एक शरिया लॉ जो है उसको इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने का प्रयास है देश को विभाजित करने के लिए, या फिर अगर हम ये कह सकते हैं कि गजवाए हिंद के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप में एक चर्चा का विषय है।
मैडम, मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा क्या, यदि विपक्ष के द्वारा कहा जाए, तो यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि संविधान के प्रिएम्बल में जो सेकुलरिज्म शब्द है, उसका यह उल्लंघन करता है ये बिल। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो हमारा संविधान है उसमें जो सेक्युलरिज्म का जो वर्ड है, ये बिल्कुल देखिए उसके ऊपर एक ये क्लियर आघात है, क्योंकि सेक्युलरिज्म ये कहता है कि सभी समान हैं, सभी धर्म समान हैं, सभी को समान हक है। तो जब सभी को समान हक है, तो आप हिंदुओं के लिए के लैंड के प्रोटेक्शन के लिए आप क्यों नहीं कोई बिल लेकर के आए? मिनॉरिटीज जैसे सिख हैं या दूसरे धर्म हैं, पारसी लोग हैं, उनके लिए आप ऐसा क्यों नहीं कुछ लेकर के आए? और वो भी इतना इतना कमजोर जो तरीका है कि वो जो बाकी नॉन इस्लामिक कम्युनिटीज को इतना कमजोर कर देता है, और आपने उसको एक अनलिमिटेड पावर दे दी कि आप ओरली भी किसी जमीन को वक्फ की घोषित कर सकते हैं। ये अपने आप में ही सेक्युलरिज्म पे आघात है, और ये एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो वक्फ का के जो प्रोविजन है, या फिर इवन जो वक्फ का जो फॉर्मेशन भी है वक्फ बोर्ड का, वो भी संविधान के खिलाफ है। और शायद उसी को ही ठीक करने के लिए अब भाजपा की सरकार इस बिल को लेकर के आई। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि 2014 से लेकर के 2024 तक, जब भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में थी, तब आप 10 साल तक ये बिल क्यों नहीं लेकर के आए? जब आपके पास 240 का आंकड़ा है, तब आप उस बिल को लेकर के आ रहे हैं, और वो भी अब जेपीसी के पास जाकर के ठंडे बस्ते में चला गया कि 6 महीने 1 साल कब उसका नंबर आएगा कि वो बिल पास होकर के कानून बनेगा। तो इस चीज को लेकर के देखिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है, और इसमें पक्ष हो या विपक्ष, सभी पार्टी को देश हित के लिए एकजुट होकर इस बिल को पास करना चाहिए, और अमेंडमेंट करने की बजाय मैं तो इसमें यही कहूंगी कि इस बिल को निरस्त ही कर देना चाहिए, इस एक्ट को निरस्त कर देना चाहिए। मैडम, सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए और अल्पसंख्यक समाज के लिए एक सुधार की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है, और विपक्ष और उसके साथी ये कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक को जो हमेशा सरकार अपने निशाने पर रखती है, उसकी दिशा में एक कदम है। तो दोनों में से कौन सही है? देखिए, हमारे देश को आजाद हुए हुए 75 साल से ज्यादा हो गए। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। बंटवारा किस कारण हुआ? कि जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे, और जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वो यहाँ रह जाएंगे। आज क्या स्थिति है कि जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान में माइनॉरिटी में है, और जो मुस्लिम हैं वो भारत के अंदर धीरे धीरे मेजॉरिटी में आ रहे हैं। तो वहां पे जो देश का बंटवारा करने का जो उद्देश्य था आपका, वो फेल हो गया। दूसरा, हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटी की और मुस्लिम्स की। तो जब आपको आरक्षण दिया संविधान ने माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यक को, तो 75 साल के बाद से आप आरक्षण ले रहे हैं, और 75 साल आरक्षण लेने के बाद भी आप माइनॉरिटी में काउंट हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। या फिर इसमें ये कहिए कि कहीं पे किसी भी सरकारी नौकरी में या फिर कहीं पे एडमिशन लेने के लिए अगर आपको सेंधमारी करके घुसना है, तो आपके पास एक आरक्षण नाम का हैंडल है कि आप अब कई राज्यों में तो ऐसा है कि जो आरक्षण की जो सीमा है वो 60% तक जा रही है। तो माइनॉरिटी में तो सामान्य वर्ग आ गया। या फिर अगर हम ये कहें कि जो आरक्षण कौन किस हिसाब से लेगा, माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक, और दूसरा जो मुस्लिम समुदाय है। देखिए, अब जो वक्फ बोर्ड है, एक तरफ तो मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि जी हम कमजोर हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और जब हम डाटा निकाल के देखते हैं तो देश में सबसे ज्यादा संपत्ति ही आपकी है वक्फ बोर्ड के द्वारा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये सिर्फ एक चीप राजनीति का एक षड्यंत्र है, वोट बैंक को एक इन्फ्लुएंस करने के लिए। मुद्दे की बात कोई नहीं करता। आप शिक्षा दीजिए, मुसलमान, आप किसी नेता को देखिए कि कोई ये कहे कि आप हमें एजुकेशन के बारे में हमारे सोचिए, या आप हमारी मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में सोचिए। आप सबसे बड़े लैंड ओनर हैं आज के टाइम में, और उसके बाद भी आप शोषित हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
जिसका जो जवाब है ये हमारे नेताओं को और राजनीतिक दलों को निकालना होगा। मैडम, आपने जब संपत्ति की बात की तो मुझको एक तथ्य याद आया। देश में रेलवे और रक्षा विभाग के पास जितनी जमीनें हैं, इन दोनों के पास जितनी जमीनें हैं, नंबर 3 पर आता है वक्फ बोर्ड। उसके पास इन दोनों के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं। और एक दूसरा तथ्य यह है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें हैं कि दिल्ली जैसे 3 शहर उसमें बसाए जा सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि इस प्रॉपर्टी का, इन संपत्तियों का मुस्लिम कम्युनिटी को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, लाभ तो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो भी लोग, उनके जो भी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं वो तो सामान्य रूप से अपना जीवन जी रहे हैं। वो जस्ट एक वोटर है जो नेताओं के, अगर हम ये कहें कि नेताओं के हाथ की कठपुतली है कि कोई भी समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या फिर हिंदुओं में कोई दलित, शोषित, वंचित वर्ग हो, आदिवासी हो या फिर सिख हो, जो नेता हैं या जो राजनीतिक दल हैं, उनके लिए सभी लोग सिर्फ एक वोट बैंक का डाटा है। अब वो जो राजनीतिक दल, जो मुट्ठी भर लोग सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, और जैसे अभी आपने बताया कि जो इतनी ज्यादा संपत्ति है कि आज वो तीसरे नंबर पे सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं, तो ये इस वक्फ एक्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई आम मुस्लिम कंट्रोल नहीं कर रहा है। और इतना संपत्ति होने के बावजूद भी आम, जो एक आम मुस्लिम जन है, उसकी एक, जो अगर हम एवरेज पर कैपिटा इनकम भी निकालते हैं तो कितनी है? शायद वो एक बाकी जो एक पढ़ा लिखा, एक जो एवरेज कहीं पे शहर में या फिर गांव में कोई एक आम भारतीय रह रहे हैं, शायद उससे भी वो बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहा होगा। उसका कारण क्योंकि उसका समाज के जो नेता है वो उसे मिसयूज कर रहे हैं। और जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, जो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो उनके ही कंट्रोल में है और जिसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक आम मुस्लिम को भी समझना होगा कि आप ऐसे कठपुतली की तरह ना इस्तेमाल हो और जागरूक होकर के आप, जो संविधान ने आपको वोट का अधिकार देकर के सरकार चयन करने का मौका दिया है, तो आप उसमें अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें जिससे आपके जीवन में सुधार हो। मैडम, हम एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। चूंकि आप एक कानूनविद के साथ साथ एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कहा यह जा रहा है कि जब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार 10 वर्षों तक काफी मजबूत स्थिति में थी, इस बिल को उसे तब लेकर के आना चाहिए था। और ये बिल वो तब लेकर के आई है जब संसद में पहले की अपेक्षा वह बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रह गई है। तो इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। यही प्रश्न एक मैंने लखनऊ के बहुत बड़े पत्रकार से पूछा था, तो उन्होंने मुझे इस बात का जवाब दिया कि 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये कोशिश करती रही कि हम कैसे मुस्लिम समुदाय को प्लीज करें। 2014 का चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत आया। 2019 का चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत आया। ट्रिपल तलाक बिल दिया और भी बहुत सारी फैसिलिटीज दी, मुफ्त राशन दिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। उसमें से अगर ये हम डाटा निकालें जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से कि 80 करोड़ में से कितने, कौन से धर्म के लोग हैं जिन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है इतने सालों से, और जो एक सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ जिस समुदाय को मिल रहा है, कितने लोगों को मिला, और उसमें जो धर्म की जो कैटेगरी थी या फिर कौन से धर्म के लोगों को कितना मिला, उससे भी काफी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए, अब 2019 के चुनाव के बाद अब जब 2024 का चुनाव हुआ, तो जब डाटा निकल करके आए तो उससे यही चीजें निकल के आई कि आपने इतने साल, एक पूरे दशक तक एक खास समुदाय को आपने प्लीज किया, उसके बाद भी उन्होंने आपको वोट नहीं दिया और आप माइनॉरिटी में आ गए। आज आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं शायद एक राजनीतिक कारण था
जो मुझे समझ में आता है और जैसा कि मुझे बताया गया, और मैं काफी हद तक इसका कारण यही मानती हूँ। तो साथियों, ये थी एडवोकेट रीना एन सिंह जी, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के बारे में, उसके प्रभाव क्या होंगे, सकारात्मक, नकारात्मक, विपक्ष और पक्ष, सबकी क्या राजनीति है, सब कुछ विस्तार से बताया। मैडम, आपने हमको समय दिया, हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।